तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दोस्तों पहली खबर में आपको बताएंगे कि बिहार में न्यूज चैनलों के एग्जिट पोल हुए फेल। बिहार में एक बार फिर से बनी बीजेपी जेडीयू की सरकार, तेजस्वी राहुल के उड़े होश। तो वहीं आपको बताएंगे कि बिहार चुनाव में ईवीएम को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा रातों रात बिहार चुनाव में बीजेपी ने ईवीएम को करा दिया है, इसीलिए जीत रही है बिहार में चुनाव। तो वहीं आपको बताएंगे कि बिहार में उपेंद्र कुशवाहा मायावती का नहीं खुला खाता, तो एआईएमआईएम ने जीती 3 सीटें। तो वहीं आपको बताएंगे कि महबूबा मुफ्ती ने आरएसएस और बीजेपी को दी खुली धमकी। कहा दम है तो उठवा कर दिखाएं मुझसे तिरंगा। तो वहीं आपको बताएंगे कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के हारते ही ईरान और बाइडेन ने मिलाया हाथ। अमेरिका के राष्ट्रपति बोले ईरान की अमेरिका करेगा परमाणु समझौते में पूर्ण रूप से मदद। तो एक बार फिर से ईरान अमेरिका बन चुके हैं अच्छे दोस्त। तो वहीं आपको बताएंगे कि बॉलीवुड एक्टरों पर विवादित टिप्पणी दिखाने के आरोप में हाई कोर्ट ने अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक टीवी के खिलाफ जारी कर दिया है नोटिस। मांगा है जवाब। बुरी तरह से फिर से फंस गया अर्नब गोस्वामी। तो वहीं आपको बताएंगे कि कंगना रनावत ने अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन पर दिया विवादित बयान। जो बाइडेन को बताया गजनी, कहा यह कर देगा अमेरिका को बर्बाद, ट्रंप थे ठीक। तो दोस्तों सभी खबरों को एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसी बीच बट दोस्तों पहली खबर को जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि बिहार में न्यूज चैनलों के एग्जिट पोल हुए फेल। बीजेपी जेडीयू को बिहार में मिला पूर्ण बहुमत, राजद कांग्रेस के उड़े होश। जी दोस्तों आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में आज मतों की गिनती जारी है। इसी बीच खबर सामने निकल कर आ रही है दोस्तों कि मतों की गिनती से पहले बिहार में सभी न्यूज चैनलों ने राजद कांग्रेस की महागठबंधन की बिहार में सरकार बनाई थी और महागठबंधन को बहुमत बिहार में मिलता हुआ दिखाया था। लेकिन आज बिहार विधानसभा चुनाव में ये एग्जिट पोल फेल हुए हैं। जी दोस्तों आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी जेडीयू गठबंधन को बहुमत मिल रहा है। लोगों ने मोदी नीतीश की डबल इंजन वाली सरकार पर भरोसा किया। भाई आपको बता दें कि बीजेपी जेडीयू के महागठबंधन ने 127 सीटों पर जीत हासिल कर लिया है। वहीं आपको बता दें कि राजद और कांग्रेस का महागठबंधन 103 सीटों पर ही अटका हुआ है। इस बीच आपको बता दें कि बिहार में इस बार फिर से बहुमत एनडीए को मिलता हुआ दिख रहा है और नीतीश कुमार बीजेपी के साथ नेतृत्व में फिर से सरकार बिहार में बनाने वाले हैं। इसी बीच आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा, मायावती और पप्पू यादव का बिहार विधानसभा चुनाव में खाता ही नहीं खुला। इसी के साथ एआईएमआईएम पार्टी 3 सीटों पर बिहार में आगे चली, यानी 3 सीटों पर ओवैसी की पार्टी का कब्जा हो सकता है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनने वाली है। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर क्यों, तो मध्य प्रदेश में भी बीजेपी को बढ़त, कांग्रेस को झटका। जहां दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की 19 जिलों की 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनावों में वोटों की गिनती शुरू हो गई है। फिलहाल मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों के रुझानों में 18 पर भाजपा ने जीत हासिल की है, 9 पर कांग्रेस और 1 सीट पर बसपा ने जीत हासिल की है। वहीं आपको बता दें कि शिवराज सरकार के 8 मंत्री आगे चल रहे हैं, जबकि सिंधिया गुट के 3 मंत्री पीछे हैं। दूसरी ओर मतगणना के बीच पूर्व सीएम कमलनाथ ने भोपाल में कमला पार्क स्थित मंदिर में हनुमान की पूजा की है, लेकिन फिर भी कांग्रेस को मध्य प्रदेश में हनुमान नहीं बचा पाए। इस बीच आपको बता दें कि गुजरात में भी 8 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनावों में 7 पर बीजेपी ने कब्जा कर लिया है, 1 पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है। इस बीच आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में हुए 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनावों में वोटों की गिनती जारी है। शुरुआती रुझानों में 7 में से 5 विधानसभा सीटों पर भाजपा ने जीत हासिल कर ली है, 1 पर समाजवादी पार्टी और 1 पर निर्दलीय ने जीत हासिल की है। जबकि आपको बता दें कि मायावती का यहां पर खाता भी नहीं खुलता दिख रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। वहीं नागालैंड में भी 2 सीटों पर उपचुनाव हुआ है और इसमें भी दोस्तों बीजेपी को बढ़त मिलती हुई दिख रही है। तो इसी बीच बट दोस्तों अगली खबर क्यों, तो कांग्रेस नेता उदित राज ने बीजेपी पर लगाए ईवीएम हैक करने के आरोप। कहा बीजेपी ने ईवीएम हैक कर बिहार में जीता है चुनाव। जय दोस्तों आपको बता दें
ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि बिहार विधानसभा चुनाव की 243 विधानसभा सीटों पर मतगणना जारी है और अब तक सभी सीटों पर शुरुआती रुझानों में राजद कांग्रेस आगे चले, लेकिन इस बार राजद कांग्रेस को पीछे छोड़ बीजेपी जेडीयू ने बिहार में अपना बहुमत प्राप्त कर लिया। अब इसी को लेकर कांग्रेस नेता उदित राज ने ईवीएम पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा है कि जब पूरे न्यूज चैनलों ने राजद और कांग्रेस की बिहार में सरकार बनाई तो आखिरकार अचानक बिहार में बीजेपी की सरकार कैसे बनने लगी। उदित राज ने कहा है कि बीजेपी ने बिहार में ईवीएम को हैक करवा लिया और ईवीएम हैक कर वोटों की चोरी कर बिहार में अपनी सरकार बनाई है। उदित राज ने सवाल उठाया है कि जब मंगल ग्रह और चांद की ओर जाते उपग्रह की दिशा को धरती से नियंत्रित किया जा सकता है तो आखिरकार बीजेपी ईवीएम को क्यों नहीं हैक कर सकती। उन्होंने कहा कि अमेरिका में अगर ईवीएम से चुनाव होते तो क्या ट्रंप हार सकते थे? बिल्कुल भी ट्रंप नहीं हारते, इसलिए बीजेपी ने बिहार में ईवीएम को हैक करा लिया है। एग्जिट पोल देखने के बाद जहां दोस्तों ये गंभीर आरोप कांग्रेस ने लगा दिया है ईवीएम को लेकर बीजेपी पर। अब देखते हैं आगे इसमें क्या अपडेट बीजेपी देती है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर क्यों तो महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर से आरएसएस और बीजेपी पर बोला हमला। कहा हाफ पैंट पहनकर हमें सिखाएंगे तिरंगा फहराना। जय दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर से बीजेपी और आरएसएस पर अनुच्छेद 370 और तिरंगे को लेकर हमला बोला है। जय दोस्तों आपको बता दें कि कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए आरएसएस बीजेपी पर हमला बोलते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हाफ पैंट पहनकर घूमने वाले लोगों के नेता जहां बैठते हैं उनके मुख्यालय पर तिरंगा नहीं बल्कि भगवा झंडा फहराया हुआ होता है। वे लोग हमें राष्ट्रीय ध्वज पर सबक दे रहे हैं, पहले खुद के गरिमान में झांकें। इस बीच आगे उन्होंने आरएसएस पर हमला बोलते हुए कहा कि नागालैंड के लोगों ने हाल ही में कहा था कि वे इस देश का झंडा और संविधान स्वीकार नहीं करते हैं। ये हाफ पैंट वाले आरएसएस के लोग उनके खिलाफ मार्च क्यों नहीं निकालते हैं? जब मैंने कहा कि मैं राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय ध्वज को नहीं उठाऊंगी तो आखिरकार इन आदि पैंट वालों ने मेरा विरोध किया, मेरे पुतले जलाए। लेकिन जब नागालैंड के लोगों ने ऐसा किया तो आखिरकार उनके खिलाफ इन हाफ पैंट वालों ने क्यों आवाज नहीं उठाई और टीवी पर आखिरकार कोई डिबेट क्यों नहीं हुई। तो ये बड़ा हमला आरएसएस और बीजेपी और मीडिया पर महबूबा मुफ्ती ने बोला है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर क्यों तो अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के हारते ही ईरान और बाइडेन में हुई दोस्ती परमाणु समझौते में अमेरिका ईरान की करेगा वो खुले तौर पर मदद। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बना हुआ था और ईरान अमेरिका के बीच पिछले साल युद्ध जैसी स्थिति भी बनी हुई थी। वहीं आपको बता दें कि अब ये स्थिति खत्म हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का चुनाव हारे तो ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने बाइडेन से फोन पर बात की और बाइडेन ने भरोसा दिया है कि ईरान का परमाणु समझौते में अमेरिका पूरा खुलकर साथ देगा और ईरान अमेरिका एक अच्छे दोस्त बनेंगे। वहीं आपको बता दें कि अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन से हसन रूहानी ने कहा है कि पूर्व की गलतियों को सुधारें और तेहरान 2015 के परमाणु समझौते में फिर से विश्व शक्तियों के बीच अमेरिका की वापसी करे। हसन रूहानी की ये टिप्पणी तब आई है जब राष्ट्रपति चुनाव में जो बाइडेन जीते हैं और डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह से हारे हैं। दोस्तों ये बड़ी अपडेट आ रही है कि अब ईरान और अमेरिका अच्छे दोस्त बन चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप के हारते ही। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर क्यों तो बॉलीवुड निर्माताओं की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने अर्नब गोस्वामी और टाइम्स नाउ पर मांगा है जवाब। अर्नब की फिर से बड़ी मुश्किलें। जय दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने बॉलीवुड के प्रमुख निर्माताओं की ओर से रिपब्लिक टीवी और टाइम्स नाउ को कथित तौर पर गैर जिम्मेदाराना और अपमानजनक टिप्पणी करने और प्रोग्राम चलाने को लेकर अब जवाब मांगा है। अर्नब गोस्वामी पहले से ही इंटीरियर डिजाइनर केस में जेल में बंद हैं। इस बीच आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि जिस तरह से बॉलीवुड के नाम पर रिपब्लिक टीवी और टाइम्स नाउ ने सांप्रदायिक हिंसा फैलाई थी और अभिनेता
नेताओं की छवि को खराब किया था। अब इसको लेकर अर्नब गोस्वामी और टाइम्स नाउ के सीईओ जवाब ने आखिरकार उन्होंने किस कारण इनका नाम लिया है। जहां दोस्तों ड्रग्स मामले में जिस तरह से अर्नब गोस्वामी ने खुले तौर पर सलमान खान सहित बॉलीवुड के कई सुपरस्टारों के नाम लिए थे, जबकि कोई भी उन पर आरोप साबित एनसीबी और सीबीआई नहीं कर पाई, जिसके बाद आज दिल्ली हाई कोर्ट ने ये रिपब्लिक टीवी और टाइम्स नाम को एक नोटिस जारी किया और कहा कि जवाब दे आखिरकार किस आधार पर इन लोगों के रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी ने नाम लिए थे। तो बुरी तरह से अर्नब गोस्वामी अब दिल्ली में भी फंसने लगा है। इसी बीच बैठे दोस्तों अगली खबर क्यों, तो कंगना रनावत ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को बताया गजनी बढ़ गया विवाद। जहां दोस्तों आपको बता दें कि अपने विवादित बयान और ट्वीट्स को लेकर चर्चा में रहने वाली बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनावत ने एक बार फिर से विवाद खड़ा कर दिया है। इस बार उन्होंने किसी बॉलीवुड स्टार या फिर किसी राजनेता नहीं बल्कि अमेरिका के चुने गए नए राष्ट्रपति से पंगा ले लिया है। जहां दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका के चुने गए नए राष्ट्रपति जो बाइडेन पर विवादित टिप्पणी कर दी है। जहां दोस्तों आपको बता दें कि कंगना रनावत ने जो बाइडेन की तुलना गजनी से कर दी है। कंगना रनावत ने कमला हैरिस की बातों पर प्रतिक्रिया देते हुए जो बाइडेन को गजनी बताया है और कहा है कि जो बाइडेन अमेरिका के लिए कुछ नहीं कर सकता, वह हर 5 मिनट में भूल जाता है, वह 1 साल से ज्यादा तक अमेरिका में नहीं चल पाएगा। जहां दोस्तों ये विवादित बयान दिया है। वहीं आपको बता दें कि कमला हैरिस को कंगना रनावत ने जीत की बधाई दी तो गजनी जो बाइडेन को बता दिया है। यह बड़ा विवादित बयान कंगना रनावत ने अमेरिकी राष्ट्रपति को दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर क्यों, तो हाजियों से इनकम टैक्स भरवा रही है मोदी सरकार। मुसलमानों ने की उठाई यह मांग, किया है इसका विरोध। जब दोस्तों आपको बता दें कि इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के प्रमुख मौलाना खालिद रशीदी फिरंगी महली ने रविवार को इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के हज विभाग की बैठक में हज यात्रियों के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की शर्त को खत्म करने की मांग उठाई है। साथ ही हज समेत अन्य धार्मिक सफरों को भी जीएसटी और हर प्रकार के टैक्स से मुक्ति करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि हज इस्लाम का 5वां स्तंभ है। ये इबादत खुदा पाक के उन खुश नसीब मालदार बंदों पर फर्ज होती है जो उसके पवित्र घर यानी खाना काबा तक पहुंच सकते हैं। उन्होंने कहा कि महामारी के दौर में सऊदी अरब सरकार और हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज 2021 के सिलसिले में जो हिदायत दी है उसकी पूरी पाबंदी की जाएगी और मोदी सरकार जो हज रिटर्न टैक्स मुसलमानों से और हज यात्रियों से भरती है उसे खत्म करे। जहां दोस्तों ये बड़ी मांग उठाई है हज कमेटी ने। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर क्यों, तो नतीजों के बीच शिवसेना नेता संजय राउत ने तेजस्वी की तारीफ, कहा बिहार में अब मंगल राज शुरू होगा। जय दोस्तों आपको बता दें कि बिहार में जिस तरह से चुनावी नतीजे आ रहे हैं और बिहार में इस बार फिर से एनडीए को बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है, इन सब के बीच संजय राउत ने एक बार फिर से जो है तेजस्वी यादव की बिहार में तारीफ की है। संजय राउत ने कहा है कि एक युवा लड़का जिसने कल ही अपनी जिंदगी के 30 साल पूरे किए हैं और वो बिहार में जिस तरह से नीतीश और बीजेपी को टक्कर दे रहा है, ये आने वाली राजनीति के लिए अच्छे संकेत है। 15 साल से तो नीतीश कुमार की ही सरकार थी, तो कौन सा जंगल राज वहां था जो तेजस्वी के नेतृत्व में मंगल राज शुरू हो जाता। जहां दोस्तों ये बड़ा बयान संजय राउत ने दिया है।